Okay, so let's get started. Let me begin with the introductions. मैं डॉक्टर राजेश जिंदल हूँ फ्रॉम मेडेला कैंसर क्योर सेंटर, जो कि अगरपाड़ा में स्थित है, कलकत्ता में. और वी आर कैंसर हॉस्पिटल with radiotherapy, state-of-the-art equipment called Halcyon, chemotherapy, immunotherapy, diagnostic facilities, and so on and so forth. और जैसे कि महीने के आखिरी शनिवार को अपन ये सेशन करते हैं, in which ask me anything about cancer. It is not only ask me, we have a host of experts also who are invited and they also join. तो अच्छा लगता है जब 2 से 4 यहाँ पे लोग होते हैं, तो आप लोग सुनने वाले भी ज़्यादा होते हैं, तो और अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है आप लोगों का. तो और हरदम की तरह मीटिंग के होस्ट इज मिस्टर निखिल अख्तर, जो कि लाइलैक इनसाइट से हैं, बॉम्बे से. वो कोऑर्डिनेट करते हैं एफर्ट सारा. निखिल, a lot of thanks to you and to Lilac Insights for doing all this for us. And so now I think we can get. निखिल, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को. निखिल, can't hear you, still can't hear you. I think एक बार आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करें ना, तो आई थिंक वो अच्छा रहेगा, है ना. हाँ, एक बार वैसे करके देखिए, तो that should be nice. I can see Dr. Ravindra Mangal over here. तो Dr. Mangal, एक बार it's nice to have you, but we would also like to know something about you. आपका एक बार इंट्रोडक्शन दें हम लोगों को, कहाँ पर हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं आप? सर गुड आफ्टरनून. मैं रविंद्र मंगल, मैं एकेडमिक डॉक्टर एक्चुअली फिजिक्स का यूनिवर्सिटी में अंदर प्रोफेसर हूँ. ओके. हाँ, और वाइफ के सीए लंग है विद ब्रेन. अभी मुझको आपका मैसेज मिला, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके थ्रू. वो डॉक्टर सुशील शांगी हैं जयपुर के अंदर. जी जी. तो उन्होंने आपका बताया कि आज करते हैं आप, तो मैंने उनका मैसेज मिलते ही अभी ज्वाइन करा आपको. तो मैं आपको सुन करके और आपकी जो भी एक्सपर्ट है उसको मैं यूज करूंगा सर. जरूर. सो नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन. और सुशील जी जिनका आपने नाम लिया? मैं बीकानेर में हूँ सर. अच्छा, आप बीकानेर में हैं. गुड. तो सुशील जी जिनका आपने नाम लिया, बचपन के दोस्त हैं हमारे. अच्छा लगा उनका जिक्र सुन के भी. जी, अच्छा लगा उनका जिक्र सुन के भी. और ओके, बीकानेर में तो खुद ही कैंसर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और इंडिया के जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं कैंसर हॉस्पिटल, बिल्कुल है सर. जी हाँ. हाँ, नहीं है बिल्कुल सर. वो तुलसी कैंसर सेंटर है, बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट, राजस्थान का ओल्डेस्ट है. इवन जयपुर में भी नहीं था. It would be among the oldest of the centers in India and Asia, I believe. Yeah, sir. बिल्कुल. फिर भी यहाँ पे डॉक्टर से तो मैं कंसल्ट कर ही रहा हूँ. डॉक्टर सुरेंद्र है, बेनीवाल है. हाँ, उनके पापा और मैं करीब गए में, तो वो हमारा बच्चे की तरह है मतलब. तो उनके ले रहा हूँ मैं. और जयपुर से ही मैंने डॉक्टर दीपक शुक्ला है, उनसे भी ट्रीटमेंट लिया है. जी. हाँ. तो सुशील जी ने कहा कि आपका बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है. तो मैंने नहीं, वो तो सुशील तो कह रहा अच्छा ही प्लेजर होगा कि मैं आपका सुन के आप. चलिए, गुड. वैसे सुशील तो मेरे बारे में अच्छा ही बोलेगा, लेकिन जब आप इस सेशन के बाद में अच्छा बोलेंगे तो दैट वुड बी द एसिड टेस्ट फॉर मी. नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो चलिए अपन आज की मीटिंग अपनी शुरू करते हैं. तो यही कैंसर के बारे में थोड़े बहुत अगर फिगर्स अगर अपने को पता हो, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैंसर इज मोर ऑफ एन एपिडेमिक नाउ. मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है, लगभग हर घर के अंदर में एक कैंसर का पेशेंट देखने को मिलता है. अगर आपको थोड़ी बहुत स्टेटिस्टिक्स दूँ, तो हर 8 में से 1 आदमी को, मेल को, कैंसर होने का चांस है और होता है. लेडीज आर स्लाइटली मोर अनलकी. हर 7 में से 1 महिला को कैंसर होता है.
और कैंसर ऑफ द सर्विक्स जो कि महिलाओं में, वो तो इतना ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर में कि हर 7 मिनट में एक महिला हिंदुस्तान में कैंसर ऑफ द सर्विक्स की वजह से मर जाती है। इतना ज़्यादा जो है कैंसर ऑफ द सर्विक्स इंडिया के अंदर में है। कैंसर सर्विक्स इज अ डिजीज ऑफ द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, मेनली गाँव की बीमारी ज़्यादा है। शहरों के अंदर में कैंसर ब्रेस्ट ज़्यादा होता है और गाँव के अंदर में, रूरल सेटिंग के अंदर में जो है कैंसर ऑफ द सर्विक्स वो ज़्यादा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि हर घर में प्रैक्टिकली कैंसर का पेशेंट है, एक है। हर किसी को आप ये जानते होंगे कि ये कैंसर पेशेंट है, वो कैंसर पेशेंट है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आखिरी बार आप किसी आदमी को न्यूमोनिया की वजह से देखने कब गए अस्पताल में, या किसी को फ्रैक्चर हुआ हाथ में के पाँव में कि उसको देखने कब गए आप उसके घर पे। लेकिन आपको ये ज़रूर मालूम है कि हाँ, उस व्यक्ति को कैंसर है, उस पड़ोसी को कैंसर है और उस दोस्त को, रिश्तेदार को कैंसर है। तो लेट अस टॉक अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल पर्सन एंड अ कैंसर पेशेंट। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप अगर किसी कैंसर के मरीज को मिलने जाते हैं, ठीक है, जाहिर है हर घर में है, हर ऑल्टरनेट घर में है, तो आप जाएंगे उस घर में तो आपको पता है कि आप क्यों जा रहे हैं, या आप उससे बात कर आपको देखने जाना है, उसको कैंसर के पेशेंट को देखने जाना है। तो क्या होता है आपके दिमाग के अंदर में, क्या सोच के जाते हैं, क्यों जाते हैं, राइट? तो आई थिंक अपने यहाँ पे अभी जो सबसे सीनियर आदमी है डॉक्टर दारुका है, तो उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, दुनिया देखी है आपने, आई एम श्योर आपके कई लोगों को जानते होंगे जिनको कैंसर पेशेंट्स थे, वो लोग आप गए भी थे मिलने के लिए उनसे। तो क्या था आपके दिमाग में, क्या मिलने गए थे, क्यों मिलने गए थे उनसे, क्या करा मिल के आपने उनसे? हाउ डिड यू एड वैल्यू टू हिज टाइम, टू योर टाइम एंड टू द रिलेशनशिप? एक बार फिर पूछिए प्लीज। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपने तो इतने साल हो गए आपको, अब तो आपके कई फ्रेंड्स के अंदर में कई जान पहचान वालों को कैंसर हुआ होगा और आप उनसे घर भी मिलने गए होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सोच के मिलने गए आप उनसे, क्या था आपके दिमाग में? हाउ डिड यू एड वैल्यू टू हिज टाइम एंड टू योर टाइम? आप जो आधा घंटा 1 घंटा रहे उसके पास में, उसके पीछे क्या सोच? मैं ये सोच के गया उनके पास में कि हम उनको तसल्ली दे सकें जी, तसल्ली दे सकें कि भाई जो हो गया है सो तो हो ही गया है। अब ये जो बीमारी आपके आ गई है वो तो कोई उपाय है नहीं, उसका तो इलाज चल ही रहा है आपके पास में, परंतु आपको जो इलाज है वो प्रसन्नता पूर्वक करवानी चाहिए। मन मार के करवाएं उससे अच्छा है कि प्रसन्नता पूर्वक करवाएं। प्रसन्नता पूर्वक करवाने से वो ज्यादा फायदा करती है बनस्पत के मन मार के करवाने से। मैं तो यही सोच के गया था। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आई वुड एग्री विथ यू सर, एकदम से। क्योंकि अपना जो एटीट्यूड जो होता है उसको मिलने जाने के लिए अपना कोई सहानुभूति का नहीं है। हम उसको ये नहीं कहने जा रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया तुमको। अब तो कहना यही है कि जो कुछ हो गया सो हो गया, आगे से अच्छे मन से भगवान में भरोसा रख के इलाज कराइए। पॉजिटिव एटीट्यूड से उसके पास में जाना चाहिए अपने को, ताकि उसको थोड़ी सी जिसको क्या बोलते हैं ना, एनकरेजमेंट मिले, इलाज के लिए उसको प्रोत्साहन मिले, उसके लिए जाना चाहिए, इस एटीट्यूड से जाना चाहिए उसके पास में अपने को। एग्जैक्टली, दिस वाज रियली सो नाइस ऑफ यू टू से दिस थिंग। वेलकम। सो निखिल, आई थिंक योर माइक इज वर्किंग नाउ, तो अभी यू वांट टू से समथिंग अबाउट लाइलैक या कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं आ रही निखिल, आवाज नहीं आ रही, बट आई कैन सी अ वेरी डियर फ्रेंड ओवर हियर, मानस सेन गुप्ता, and Manas is a very technical man, and he runs all the engineering and electrical show in AMRI,
and he is into a lot of maintenance also. Manas is generally short of time, तो पहले अपन उसका input ले लेते हैं. तो Manas, I mean, what would be your input in our discussion as to, मैं तो आपसे equipment की बात मैं आपसे ज़्यादा करना चाहूँगा. तो are you able to hear me? मानस, आपको मेरी बात सुन रही है? नहीं, मानस तो शायद बात नहीं सुन रही है मेरी. हेलो हेलो. हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है आप? आ रही है सर. अभी आने लगी है. ओके, तो नाउ लेट्स सी. डिड आई सी, I think Dr. Daruka has left the meeting. Never mind, I'm sure he had some urgent phone call or an urgent appointment. So Manas, are you able to hear me? Yes. अच्छा, मानस को सुनाई पड़ रहा मेरा. तो मानस, आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा था अभी थोड़ी देर पहले कि that you are the man who runs the electrical show in AMRI, and so also the machinery and other thing. And मानस is generally short of time, तो अभी अच्छा करा इन्होंने 10 मिनट निकाले अपने लिए. तो मानस, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप इस डिस्कशन के बारे में? I know you've been through at least 2 or 3 cancer patients. तो क्या आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? I mean, how should we go about taking care of a cancer patient? Actually, cancer patient, when person first able to know that he has got that disease, Yeah. mentally definitely he or she or his family, or her family with him become very, I think, very sorry for that. I have some disease, but this is like any other disease. This is also one disease. And if you, as you know, I have 2-3 person known, although they are not now alive. But anyway, they were still with that, I think, illness. Their life was, I believe, a good amount of days, or and not days, I will say some years. Okay. The main thing is that the family person or the associates, friends related him or her should be somewhere that nothing special has been done for him or her, and he or she is like other family member. Mhm. That thing to be showed to him, at least with all. This is a natural one. If you have some fever or something like that, only thing, whenever you have some disease, you have to take some medicine for that. Exactly. Yeah. This is obvious. So if you can take the advice of your doctor, and if you can go as per him or her, the doctor, treating doctor, and take the medicines as well as the other tests if required, if you go through that, I believe, like any other person, he or she may live a long life. Not Exactly. Yeah. I know I a think person long back. It is, in fact, that time I was in some other hospital at CMRI. Yeah. So one person from North Choice Pavana, that is Jagat-Dal, he was admitted for some other reason to under some doctor. But Yeah. ultimately, that time one urologist, Dr. B.K. Shane, was there. He found that that person has some cancer. And as soon as I can, this particular thing has been told to his son, within 2-3 minutes, the son got collapsed. We said, what happened? So that is something was that I was telling about, say, it was 90s, sometime around 93, 94. Okay. So ultimately, that gentleman was treated. Dr. B.K. Shane said, prostate cancer, no problem. He advised his son that your father can live at least 10 to 12 years. That time he was 72 years old. Manas, I think we'll have to cut it short.
That's why ultimately what Yeah. we have seen, that gentleman was lived for at least 8 to 9 years. So That's right. nothing to worry. Now medical science has gone very much. I think so many equipments and so many things came, medicines came, and you like doctors are there in the society. So nothing to worry. He or she may live long. At least he or she has to take the advice of the doctors and the other medical fraternity people. Thank you, Manas. Okay. थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन Thank you. मानस ने एक बात जो सबसे अच्छी बोली है वो ये बात है कि प्लीज इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, आपका जो डॉक्टर है उसके पास जाइए और उसकी एडवाइस मानने का। जैसे मानस ने बोला, ट्रीटमेंट कराया, इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से कराया, जांच उसके हिसाब से कराया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू। फाइंड अ गुड डॉक्टर। और बहुत है आजकल, ऐसी बात नहीं कि एक है कि दो है कि शहर में 4 ही हैं। अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आपके अपने शहर में हैं, ठीक है? उनको ढूंढिए, फाइंड देम एंड देन स्टिक टू देम। जैसा वो कहते हैं वैसा कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा मेरे को और आपको नहीं आता है। आपका जो डॉक्टर है आपकी बीमारी के बारे में सबसे ज्यादा उसको पता है, उसको करने दीजिएगा। तो आई कैन सी डॉक्टर अविक मंडल ऑल्सो ओवर हियर, हु इज आवर रेडियोथेरेपिस्ट एंड अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड मैन एट दैट। तो अविक, यू विल बी एबल टू से समथिंग अबाउट, कुछ इस बारे में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टिक टू द डॉक्टर्स एडवाइस एंड स्पेशली इफ द पेशेंट इज ऑन रेडिएशन, क्योंकि आपका काम ही रेडिएशन का है। First of all, good afternoon to everybody. Definitely, we should stick to the decision of the treating physician, because आप जितना भी ओपिनियन के लेके 2-3 जगह जाएंगे, एंड गूगल आजकल तो सबका हाथ में स्मार्टफोन है, एंड वी आर very much prone to this kind of behavior कि सब में second opinion, third opinion, fourth opinion ये सब चलता ही रहता है। Basically it affects the treatment and adversely। तो जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर का डिसीजन पे और उनका ओपिनियन पे स्टिक रहना चाहिए। Okay, thank you Avik, so nice of you. Dr. Karishma Chopra from Lilac Insights, she's also on the meeting. She is into molecular genetics, मतलब कैंसर में आजकल जिसको कि मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो शी इज द पर्सन यू नो who is on the forefront, I would say, जो कि ये करती हैं काम अपनी लेबोरेटरी में। हम लोग सैंपल्स भेजते हैं इनको, ये लोग हमको पेशेंट का जीन प्रोफाइल वगैरह निकाल के देती हैं कि ये जीन्स एब्नॉर्मल है, इसके अगेंस्ट के अंदर में ये दवाई हो सकती है। So Karishma, let us, I wonder if you're able to hear me because I can see only your name. Yes. I can't see your mic. Yes, yes, You are sir, here. I can. Great, wonderful. Yes, yes. So, treat us to the basics of molecular genetics कि क्या करते हैं, आपको कैसा सैंपल चाहिए होता है और क्या फायदा होता है इसका। Okay, so as everyone know, in today's timing, the cancer is the topmost leading disease, and it's coming in every home, or every 5 homes is affecting. So it's in today's advancement in technology wise, so we are doing making a major role on genetic testing, at a DNA level. So if I say, if any patient is having experienced with a breast cancer, or prostate cancer, or any particular cancer, and then we see the ancestors was also affected with such kind of disease, so there is a chances that in that patient or in that family the cancer is running, which we call it as a hereditary cancer. So in such cases, the molecular genetics, it plays a very important role, as we know that the DNA is inherited into our body from our parents. So if there is a chances that we can or we cannot inherit a cancer disease also, a cancer mutation also,
at a genetic level. So if any patient is coming up with any particular kind of cancer, like for example, a lady is affected with breast cancer, she is having a mutation in BRCA. There is a chances that the lady may pass on to that particular mutation to his or her child. So which can not experience, like the child will not be experiencing cancer at the age of 30, 35, but the age of onset can occur after the age of 40 years or 45 years. So today advancement is such a big that we can do our pre genetic testing in advance, so that we can take a future protection, we can say. It's like if a patient is suspected to have a diabetes, he starts controlling on to sugar things and takes the proper food diet and everything which can control diabetes. So if in today's generation, if we can get a pre-genetic cancer testing done, and we are aware that yes, we are having a chances of getting cancer in future, but it's not necessary we will get if we take a proper precautions like diet, then a proper exercise is done, we do meditation and everything, there is a chance we can avoid. So rather than getting knowledge in future, getting scared in future, it's better we start taking protection, because there is something nature where we cannot control, but definitely there is something doing the genetic testing and getting into acknowledgement and maintaining it, and that is something we can control in our hand, which we can maintain properly. वंडरफुल Yes. करिश्मा, थैंक यू वेरी मच। जो समझ में जो बात आने वाली है वो ये है कि जिन लोगों को जेनेटिक रिस्क ज़्यादा है, अब जेनेटिक रिस्क तो यू कांट चेंज क्योंकि वो तो आपकी जीन्स के अंदर में है, तो बट देन यू कैन बी मोर अवेयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप पे आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाएगा और आपकी स्क्रीनिंग जल्दी करी जाएगी। एम आई राइट करिश्मा? Yes sir, we can do the screening early. जी, तो आपकी स्क्रीनिंग जल्दी होने से अगर कुछ होता है, भगवान नहीं करे, अगर कुछ बीमारी होती है तो जल्दी से पकड़ में आ सकती है वो बीमारी, और जल्दी से जो है उसका फिर इलाज हो सकता है। यू नो, अर्ली फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड एज दे से। अगर अपने को चेतावनी मिल जाती है तो आदमी उस चीज के अगेंस्ट में सावधान भी हो जाता है। तो देन कम्स मैंने आई थिंक थोड़ी देर पहले मिसेस प्रमोद जिंदल को देखा था, हु इज माय भाभी, एंड शी इज अ सर्वाइवर। तो आर यू देयर भाभी, आप हैं क्या? हेलो Sir, I think she is logged off. Oh, she's logged off. Okay, okay. Never mind if she's logged off. चलिए, never mind. तो but anyway, तो और कौन है? डॉक्टर रविंद्र मंगल ने ज्वाइन करा था। डॉक्टर साहब, any specific questions? I mean specific questions not regarding the patient, but you know in general. क्योंकि individual questions हम लोग नहीं ले पाते इस फोरम पे। भैया अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ भाभी, एकदम आवाज आ रही है आपकी। हाँ, So nice of you to come back. So nice of you to come back. We would आपसे भाभी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो ट्रीटमेंट का जो जर्नी था, मतलब आपको डायग्नोज हुआ, फिर आपने ट्रीटमेंट कराया और कराया, तो व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, जो एक्सपर्टीज जो जयपुर में मिली आपको, थोड़ा शॉर्ट में बताइए तो अच्छा लगेगा सबको। इट विल बी एन आई ओपनर। भैया मेरे को 2013 के अंदर डायग्नोसिस हुआ था जी। तो जैसे ही डायग्नोसिस हुआ वैसे ही मेरे को डॉक्टर छाया बंसले डायग्नोसिस किया और मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर राजगोविंद ने किया था और सर्जरी भी उन्होंने ही की थी मेरी। जी। और मेरा ये वाला सारा पीरियड बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उस कोऑपरेशन में आपका भी नाम है। मुझे जब भी थोड़ा सा भी मेरे को इनकन्वीनियंस लगता था या कोई प्रॉब्लम लगती थी तो आप मेरी बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे। तो वो जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। पर भैया मेरे को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट है वो तो सबको लेना ही रहता है, उसमें आपकी कोई मन की नहीं होती है। पर मुझे मेरी कजिन है, वो नेचुरोपैथी के अंदर हेड है यहाँ पे। उसने मुझे एक चीज सजेस्ट करी थी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और उसके अंदर उस ट्रीटमेंट के दौरान मेरे को मुंह में छाले बहुत हो जाते थे। तो ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि जो खाने का गोंद होता है वो खाने का गोंद
पीस लो मिक्सर में, और एक बार में 1 टीस्पून को हाफ कप के अकॉर्डिंग डोज आप तैयार करिए, उस टेस्टलेस रहता है। ज्यादा छाले हो तो दिन में आप 2-3 बार ले लीजिए, ऐसे 1 स्पून के अकॉर्डिंग, और कम हो या हो तो फिर छोड़ दीजिए इसे। तो उससे मुझे बहुत बहुत रिलीफ रही, और मुझे जो लोग भी मिले उनको मैंने ये वाली चीज बताई तो उन सबको भी छाले में बहुत ज्यादा आराम मिला। चलिए, सो दैट इज गुड। आपको यदि किसी विशेष चीज से आराम मिला हो और आपके कहने से किसी और ने भी ट्राई करी हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की रेमेडीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से तो नहीं प्रमोट कर सकते, तो वो बात तो अलग है। लेकिन ठीक है, आपका एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, अच्छी बात है बहुत। अच्छा, ये सब ट्रीटमेंट के बाद में आपको इश्यूज फेस करती हैं अभी आने जाने में? आपको लगता है कि लोग आपको अभी भी अवॉइड करना चाहते हो, कि आपसे नहीं मिलना चाहते हो, कि आपसे कुछ विशेष सवाल करना चाहते हो, ऐसा कुछ है अभी सोसाइटी के एक्सेप्टेंस करने में वापस? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, बल्कि ठीक है। किसी को पता चलता है कोई इस प्रॉब्लम से गुजरता है तो वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको कौन से डॉक्टर से और किस तरह की चीजों से रिलीफ रहा। जी जी। थोड़े तो साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे मुझे थोड़ी हाथ में स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है, हाँ हाँ। तो इस दौरान मुझे थोड़ा हर्निया भी डेवलप हो गया था, तो हाथ की स्वेलिंग में मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। थोड़ा पोस्चर भी मेरा कभी कभी चेंज हो जाता है, तो उसके लिए भी मुझे एक्सरसाइजेस वगैरह करनी पड़ती, हाँ पर हाँ। डॉक्टर के कोऑपरेशंस वगैरह से सब मेरी चीजें सॉल्व हो जाती है, पर एफर्ट तो करना पड़ता है मुझे। एफर्ट नहीं, एफर्ट तो करना ही पड़ता है आदमी को ठीक होने के लिए, अपने इलाज के लिए तो कोशिश तो करनी पड़ती है। लेकिन एक बात और, आखिरी सवाल जो पूछना चाहूंगा आपसे, आपने बोला कि सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा और करा, तो आपको क्या लगता है कि ये खाली आपके साथ ही ऐसा हुआ, या कि आप जिस भी अस्पताल में गए तो जनरली मरीज वहां पे सेटिस्फाइड थे, जनरली अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था? बिकॉज इट विल हैव अ बेरिंग, औरों के ऊपर में फर्क इससे पड़ता है कि लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर से जान पहचान होती है जब ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। जो बोलते हैं बड़ी गलत चीज है, क्योंकि मेरी सर्जरी तो एसएमएस हॉस्पिटल में हुई थी, तो ओके, मैं हाँ वहां पे भी अलग अलग जगह जाती थी, कई बार एक्सरेज के लिए या कोई टेस्टिंग वगैरह के लिए जाती थी। जी तो कभी टाइम पीरियड हो भी जाता था तो मैं देखती थी कि डॉक्टर्स बाहर आके भी जो मरीज रह गए थे और क्रिटिकल कंडीशन में होते थे, उनको जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट देने की और उनको डायग्नोसिस करके मेडिसिन वगैरह लिखने की कोशिश करते थे। जी। कभी अवॉइड नहीं करते थे वो लोग, हर ग्रेट। चीज में हेल्प करने की कोशिश करते थे। और मैं महावीर कैंसर में भी गई वहां जी पे कीमोथेरेपी के लिए, तो वहां भी सब डॉक्टर्स और नर्सेस का बहुत कोऑपरेशन होता था। कोई भी कंप्लेन वाली चीज मुझे लगता है किसी को भी नहीं रहती होगी। किसी को भी नहीं रहती थी। तो यही बात मैं बताना चाहूंगा कि जनरली डॉक्टर्स अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, अपने मरीजों के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। जान पहचान हो या नहीं हो उसमें नहीं फर्क पड़ता है ज्यादा, जान पहचान से खाली इतना सा फर्क जरूर पड़ता होगा, और वो बात ना हर कहीं होती है। आपको अपने पहचान का आदमी दिखता है तो आप 1 मिनट रुक के ज्यादा बात कर लेते हो उससे, इससे ज्यादा फर्क इलाज में तो नहीं पड़ता। तो ये बात है। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। और आप रहिए मीटिंग के अंदर में, बीच में अगर और कोई आपका इनपुट हो और कहीं पे कुछ बोलना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। थैंक यू। तो डॉक्टर मंगल, आपकी तरफ से आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस कुछ और? मेरा जो तजुर्बा रहा पिछले मार्च से, मैंने कई डॉक्टर से मिला, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जी और डॉक्टर्स की राय जरूर लेनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो है ना, डॉक्टर कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये कोई बीमारी ठीक है, आ गई बीमारी, कोई बात नहीं है, जी। मगर अब आपको इससे लड़के आप जीतेंगे बिल्कुल, एडवांसमेंट है। उन्होंने जी मुझको बताया कि भाई 56 कोई म्यूटेंट हैं, वो डिटेक्ट हो गए हैं, और उनके बारे में परफेक्ट टारगेट थेरेपी आ गई है, उसके भी आगे कोई इम्यूनोथेरेपी भी है, सब कुछ है। तो बहुत सारी चीजें, तो आपको कहीं वो लेक नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, और कॉन्फिडेंस जो डॉक्टर और उन्होंने भी कहा, वो सबसे बड़ी चीज है, वो जिताएगी अपने को, है ना।
और विश्वास रखना है बस, सबसे बड़ा आपने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, एक चीज जैसे आपकी वाइफ को लंग कैंसर है, तो थोड़ा सा लंग कैंसर के बारे में 1-2 मिनट में कुछ कहना चाहूँगा कि प्लीज सर। अब आपको पता है कि लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग होता है, टोबैको होता है। टोबैको, स्मोकिंग हो स्मोकलेस हो, उतना ही नुकसानदायक होता है। और ये जो अपने को जो कॉन्सेप्ट है ना कि हुक्का तो देशी है, बीड़ी तो देशी है, इनसे नुकसान नहीं होता है, इनसे भी इतना ही नुकसान होता है जितना कि सिगरेट से और अन्य प्रकार के तंबाकुओं से होता है। लंग कैंसर के अंदर में एनजीएस का बड़ा प्रचलन है। डॉक्टर करिश्मा चोपड़ा सबसे ज़्यादा वहीं कंट्रीब्यूट करती हैं अपना काम। लंग कैंसर के अंदर में लंग ट्यूमर का सैंपल लेके उसको मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। आपका भी स्टडी का रिजल्ट आया होगा, EGFR, एल क्रॉस, मेट और ये सब लेके, इन सब जो म्यूटेशंस होते हैं इनका रिजल्ट आया होगा। इनको देख के जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट, राइट। इनको देख के आजकल कई PD-L1 के अगेंस्ट में ड्रग्स हैं, पर्टिजुमैब वगैरह है, निवोल्यूमैब है, एटिजोलिजुमैब है, ये भी लंग कैंसर में लगते हैं और रिजल्ट्स अच्छे हैं इन सब के। तो हिम्मत रखिएगा, ठीक है, इलाज कराइएगा अच्छे से, एंड आई एम श्योर अच्छा होगा सब कुछ, राइट। तो अच्छा, डॉक्टर दारूका, आपने बोला था कि आपके ब्रदर भी हैं मीटिंग के अंदर में, तो देखें वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं अपने डिस्कशन में। डॉक्टर दारूका, आर यू एबल टू हियर मी? वो कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं पूछूंगा उनसे। जी जरूर। ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले। एक मिनट। रेक्टम में न्यूरो एंडोक्रिन ट्यूमर था जी, उसका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर जगन्नाथ बॉम्बे में किए थे। ग्रेट, वेरी गुड सर्जन, या। उसके बाद से सब कुछ ठीक रहा। हाँ, लेकिन 10 साल के बाद में अब ये मेटास्टेटिस या क्या बोलते हैं, हाँ, उसके अभी ये क्या है इस मेरे ट्रांसफर्स कौन है? नहीं ये जहाँ नहीं जहाँ आया है एनीवे चलिए, जहाँ भी आया हो आगे बोलिए। नहीं, और दूसरा मैंने दूसरी जगह पर आ गया है। हाँ, और वहाँ पर अभी ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ कलकत्ता में हम ले रहे हैं, तो PPRT या कुछ होता है, वो बॉम्बे जाके लेना पड़ रहा है। ओके। सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, जुड़ गया है आगे हाँ नहीं तो एनीवे नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बेसिकली अगर यहाँ पर अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिस चीज का कि ट्रीटमेंट कलकत्ता में संभव नहीं है, तो फिर तो बॉम्बे दिल्ली आपको खैर आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ऐसी है जो कि कलकत्ता में अब नहीं हो पाती हो। एक बार को टाटा में पता कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपकी शंका का निवारण हो जाएगा। टाटा में मैं रेगुलर जाता हूँ। हाँ, और वहाँ पर नहीं है। हाँ, वहाँ बॉम्बे में उन्होंने बताया कि बॉम्बे में टाटा में भी है और प्राइवेटली जसलोक में डॉक्टर ले हैं। जी जी, जाकर के करवा रहा हूँ। बस तो उनसे करवा लीजिएगा, होशियार आदमी है डॉक्टर ले, जानता हूँ उनको, ठीक है, उनसे करवा लीजिएगा, होशियार आदमी है, ठीक है। और तो 3 बार होता है मेरा, ये 4थी बार अभी मैं जा रहा हूँ, एक 15-20 दिन के। ग्रेट है ना। और लग के इलाज करवाइए, आई एम श्योर अच्छे हो जाएंगे। न्यूक्लियर मिलेगा, अच्छे हो जाएंगे हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन से ट्रीट करते हैं जी। अच्छा, अभी our radiotherapy expert again, Dr. Kabasi is here. Dr. Kabasi, I saw that you had joined, but I don't see your name or image on the screen. You are here, right? Okay. तो अक्सर
पेशेंट ये पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब जब मैंने सीटी करा लिया तो एमआरआई क्यों कराऊं, और मैंने अगर सीटी करा लिया तो मैं पेट सीटी किस लिए कराऊं, ये सब। तो we'll start with step 1. Let us know the first difference between ultrasound and CT. उसके बाद में अपने पास में टाइम हुआ तो CT और MRI के बीच की बात करेंगे. So what is the difference between ultrasonography and a CT scan? क्योंकि आप इस फील्ड में माहिर है तो इस वजह से ये सवाल आप ही से पूछूंगा। अल्ट्रासाउंड में एक साउंड वेव्स यूज करता है। अल्ट्रासाउंड मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यूज करता है। वो इट गोज इनटू द बॉडी एंड रिफ्लेक्ट्स टू particular side and comes back to give the signal to the detector, and detectors ultimately find some with the image processing techniques, some images to be forwarded. So with that modality, we can find out whether any stones like of things, high density material is there in the body. We can delineate that thing very nicely. But anatomical information, we cannot get much of these things from the ultrasound. Okay. Now in CT scan, where we use image X-ray, that old X-ray is there. Now this X-ray, there is a source of X-ray which rotates around the body 360 degree, and the X-ray, high energy X-ray passing through the body attenuates its energy and finally gives some signal to the detector. Detector is positioned 180 degree apart from the source. And when it's data collects all over the body around 360 degree, and this raw data has to be processed by image processing software, and finally we get the results, the images, which is actually a processed image. It is not the direct image. And with that processed image, we can find out the excellent delineation of bone on the anatomical structures. We can delineate very nicely. We can delineate all the organs definitely very nicely. But main issue is now after finding MRI, we find that the soft tissue delineation is not good enough in CT. So here is the role of MRI, where MRI we use a very strong magnetic field and radio frequency oscillations. We have a lot of hydrogen molecules in our body, and which can be polarized. And with this polarization, we use the radio frequency oscillations to disturb that polarization. And finally, strong magnetic field uses to align it. And with that phenomena, with some signals are coming out which can be detected. And with that imaging processes technique, we can delineate a processed image of MRI. Now, in MRI, the bone delineation is not that good enough, but excellent things is that soft tissue delineation, especially in bone and other soft tissue delineation, is excellent. So, which cannot be compared with a CT scan. That's why after CT scan, doctors advise for bone MRI scan. Now, the PET scan is totally different from these two types of modalities. It's actually related to the metabolic study or physiological study of the body. Normally, mostly used PET study is fluorine-18 one isotope, which is tagged with FDG, fluorodeoxy or glucose, which is tagged with the glucose. And it is totally related with the glucose metabolism of the body. So main target is, here it is again, the bone delineation is not at all good enough. The anatomical delineation is not very good enough, but what is excellent over here, it's a metabolic study. It's related to the metabolism of the body, and wherever cancerous cell is there, this FDG will be deposited there, and we get a hot spot over there. So easily diagnosis that cancerous cell is there. So with that PET scanning, we can detect very early if cancer is there. And secondly, clinicians use PET very nicely nowadays in the case of follow-up cases. So for cancer cases, we are worried about the metastasis of the body. Yeah. So if any metastasis is there,
FDG, whole body FDG gives you wherever the metastatic site is there, FDG will be deposited there and hotspots will come out, and doctors can identify there is a metastasis, and without complaining, patient does not complain. Maybe patient will some bone metastasis there, patient may complain after 6 months. But before 6 months, we can diagnose that there is something wrong is that their thing. That is the beauty of nuclear medicine. That is the beauty of PET scanning. And doctors can take the decision to treat that patient in the very early stage. That's Great. अपन ये स्कैन्स के बारे में एक बार अगले सेशन में और बात करेंगे, ठीक है? I can still see Dr. Chopra is with us. Karishma, are you there? Yes, sir. Dr. Karishma. Okay, fine. Dr. Karishma, because we have Dr. Mangal with us, I'm sure he would like to know a little bit more about molecular genetics in lung cancer. तो कुछ स्पेसिफिकली कुछ इनके इंटरेस्ट का कुछ बताइए ना, ताकि ये आपकी बातों को और भी थोड़ा ध्यान देके सुने. Okay, like in lung cancer, sir, basically, if we say the targeted therapy, there is for EGFR gene mutation. So it's like if you are having a EGFR gene mutation, which is maximally observed in the NSCLC cases, so there is a targeted therapy available currently, which is very helpful and which has a very good response towards that targeted therapy for a patient to take it. So we can, the doctors can opt for that. Then there is a KRAS mutation studies, BRAF mutation studies. So basically these 3 genes mutation study, they help us to decide which treatment exactly can be given. Rather than like a major, since I'm in laboratory, so major drugs I cannot suggest. But the thing is, when we do the articles, when we read the articles, that time we come to know which mutation is very effective towards a particular treatment. If a particular drug is given and the drug is not responding to that particular patient, so what is the reason? Is any gene is affected in that, so that the drug binding region in that particular patient, if that is only mutated, so definitely the drug won't bind to in that patient. So those studies we do, which helps the clinician to define ki yes, we can give this targeted therapy or we can opt for any other drug or like that. So that is why the genetic study helps in that cases. So डॉक्टर करिश्मा, मेरे को एक बात समझ में आती है जो भी आपने बोला अभी कि लंग कैंसर के अंदर में हो सकता है कि बायोप्सी भी 1 से ज्यादा बार करनी पड़े. Yes, sir. We can do the biopsy also. Then certain times what happens, there is a metastasis. Means the tumor tissue is very less in that particular area, in that particular biopsy. But it's spreading towards other regions also. But when you do the operation and when you remove the tumor is very less actually as compared to wild type. So in such cases, what we do, we test on the circulating tumor cells. Like we take the peripheral blood in the Streck tubes, and then we isolate the tumor cells which are floating in the blood. And then we do the NGS studies. So in that also we can determine which specific mutation is there, or by the down the line of the treatment, if any new mutations are coming up in that patient and how the patient is responding, if there is any particular drug which can target that particular mutation, which can help in the better response rate to that patient. So it decides over there, the genetic testings. ग्रेट. सो आपने जो बोला कि ब्लड में से लेके जांच कर सकते हैं और कर सकते हैं, is this what you call a liquid biopsy? Yes, sir, on liquid biopsy, where we collect the circulating tumor cells in the blood. Okay, so from what I understand is, if you have a patient of cancer का कोई मरीज हो जिसकी कि अब किसी वजह से बायोप्सी नहीं हो सक रही हो, मतलब कैंसर या तो रेडियोथेरेपी से खत्म हो गया, अभी मैं उसका मेटास्टेसिस सस्पेक्ट कर रहा हूँ, या ऑपरेशन करके खत्म हो गया, अभी मैं मेटास्टेसिस सस्पेक्ट कर रहा हूँ, और एक ही जगह पे मेटास्टेसिस है कि जहाँ से बायोप्सी नहीं हो पाती है, तो फिर मैं उसका लिक्विड बायोप्सी कर सकता हूँ. करेक्ट. yes, we can do the liquid biopsy in that case. उसके अंदर में लिक्विड बायोप्सी का रोल यहाँ दिखता है अपने को. और जितना सा मुझे आता है करिश्मा about your field is that इसी से I can also evaluate the response to treatment.
Not exactly response to treatment, sir. Okay. Exactly, yes, we cannot because the mutation will be decided, and once the it's not like that in if we I say compared to solid tumor, the hematological malignancy, there we can suspect whether the tumor tissues are decreasing or not. Okay. Okay. Yes, but in solid tumor, that is not the case. If it is Okay. affected, it can metastasize. There is a chance it can metastasize. But if, for example, there is a small tissue present at only one location, and if in that location we directly give the targeted therapy or chemotherapy, there is a chance that it won't spread or there is no metastasis occurring in that. Right. So the cancer will inhibit over there only itself. But if down the line, if it starts spreading, means there can be a chance that there is some mutations erupting up, and there is certain drugs are available which will directly go and bind to that mutation, so that mutation won't affect further progressive of that disease. So Okay. that is the main response rate over there. Right. Well, you've explained it really well, Karishma. और अगर but please be here. किसी और को कोई Yeah. सवाल होगा तो वो आपसे करेंगे वापस से अभी. हालांकि 15 Sure, मिनट है sir. अपने पास में अभी, which is a Sure, long sir. time. किसी को मैं एक मैडम से जनरल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो जी हाँ, Yes, sir. जरूर. जी Yes. हाँ, जरूर. हाँ, मैडम आपने अभी बताया था कि जिनके फैमिली में उनके जो और उनकी जो जनरेशन हैं उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस के बारे में आपने बताया कि अपन कुछ करा सकते हैं. Yes. 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 तो ये हो Yes. गया है तो फ्यूचर में बच्चों को क्या ध्यान रखने के लिए करना चाहिए. तो ये अगर हमको पता पड़ेगा तो बहुत लोगों को Okay. जनरल न्यूज रहेगा कि भाई हमें ये करवा लेना चाहिए सीक्वेंसिंग के Yes. लिए और या Yes. चीजों के लिए. Oh, आप yes, थोड़ा sir. सा So for this, I will suggest you to do the hereditary cancer panel, because in the hereditary cancer panel we cover all the gene mutations which can run down the line in the family, which can affect the patient, or it cannot affect. It's not necessary. If a person is carrying that mutation, it's definitely not necessary that he will experience the cancer. But it's like it's better to take a cure rather than to ignore it. So it's like that. So if any patient is saying, like for example, breast cancer or colon cancer, these are the things which run down the line in the family. So we prefer that patient should undergo a genetic cancer testing to be done. If any mutation is found out, we suggest them to please recheck those mutation in your family. And if for example, I have encountered one of my patient who was a breast cancer patient, 70-year female. And when we did her hereditary cancer panel, she was found to be mutation in one of the genes. And when we experienced her children, the two children were carrying those same gene mutation, which can cause a cancer to occur, but not necessary it will occur. So we have given them the precaution like do a mammogram every 6 months, to how to determine a lump if there is in their body, so that they can take the precaution, and they can definitely, if they observe certain changes, they can immediately go and coordinate with the doctor. So it's like we are giving them the awareness. It's better to give them the awareness. So that's the reason. So I suggest we should go for hereditary cancer panel testing. थैंक यू मैडम. डॉक्टर मंगल, एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, छोटी सी है. हाँ. तो ये है कि किसी आदमी में अगर कोई जीन एबनॉर्मेलिटी है तो उसका ये मतलब नहीं कि कैंसर होगा ही सही उसको. देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ सीड एंड सॉइल थ्योरी. मतलब बीज भी होना चाहिए और उसको उपजाने के लिए जो उसकी मिट्टी है वो भी सही होनी चाहिए. वो भी सही मतलब जीन भी होना चाहिए और एनवायरनमेंट भी वैसा मिलना चाहिए उसको, जब ही जाके मैनिफेस्ट होगा. दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो शायद नहीं मैनिफेस्ट होगा. ठीक. बहुत अच्छी सीड एंड सॉइल थ्योरी. थैंक यू. अच्छा, देन वी वुड कम टू Mukesh Jindal, my elder brother, and I would want to ask him कि भैया, you've been to various hospitals in Jaipur and in other cities also. What has been your experience for cancer treatment and hospitals in general? Rajesh, I personally feel that Mahavir Hospital and Cancer Hospital in Jaipur has pretty good facilities, and their staff is also very cooperative. Okay, भैया, I would want to ask you one more thing. उसके बाद में I'm going to make a very important point, and
it may have happened that you've gone to visit somebody, आप किसी कैंसर पेशेंट, कोई दोस्त है, कुछ और कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में कोई है, उसके घर पे आप गए हो मिलने के लिए, और उसने मिलने से मना कभी कर दिया हो, या आप सोचे गए थे कमरा पर बैठेंगे, उसने आपको 5 मिनट में भेज दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? और अगर हुआ तो आपको कैसा लगा? No, you are right that patient may not have been comfortable. A cancer patient has cycles where he is more prone to infection, and at times he is almost normal. So I, as a visitor, would not know when he is more comfortable to visitors, So if he asks me to leave, I would find it perfectly normal. I really appreciate that भैया, और मैं यही कहना चाहता हूँ इस फोरम के ऊपर में कि कोई भी आपका दोस्त होता है, कोई मिलने वाला है, कोई रिश्तेदार है, आपको मुझे पता चलता है कि वो आदमी प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, तो अपन जाते हैं मिलने के लिए। एक दो बातों का ध्यान रखना होता है जब ऐसे मिलने जाते हैं, बिकॉज पेशेंट फीडबैक है हमारे पास में कि सर अगर कोई फोन करके आता है, कोई हमको बता के आता है तो अच्छा लगता है। मतलब छोटे शहरों में कोई विशेष बात नहीं होती, आने जाने में कुछ नहीं लगता, जैसे जैसे शहरों के अंदर में दूरियां बढ़ रही हैं, सड़क के ऊपर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, आने वाले को भी तकलीफ होती है। अगर वो फोन कर ले कि भाई आज मिलने आ जाऊं क्या, तो इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ इश्यूज। उसको आज हो सकता है नहीं मिलना, हो सकता है आज उसको डॉक्टर के जाना, हो सकता है आज उसकी तबीयत खराब हो। एक तो वो बात, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जरूर जाइए, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, मिलने के लिए, लेकिन एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, एक बार को फोन कर लीजिए कि भाई आज फ्री है तो आऊंगा क्या तेरे पास में, राइट? और फिर उसके बाद कहना चाहता था जी, मेरा छोटा भाई जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जिसको है, उसको सिरोसिस लिवर हुई है और फैटी लिवर भी है और उसको मेटास्टेसिस है लिवर में, तो इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता है वो। डॉक्टर साहब, इस फोरम पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, आप मुझे शाम को जरूर से फोन करें, मैं जरूर बात करता हूँ आपसे। चलिए ठीक, आप मुझे शाम को फोन कीजिएगा, मैं जरूर बात करता हूँ आपसे, लेकिन इस फोरम पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं ये बता रहा था कि एक तो जाएं तो फोन करके जाइए उसके घर पे जरूर, उसको भी अच्छा लगेगा। और फिर एक बात और होती है कि अपन लोगों को, और अच्छी आदत है बल्कि आपकी मेरी सबकी, जब ऐसे किसी से मिलने जाते हैं अपन, किसी बीमार से स्पेशली, तो कुछ लेके जाने की इच्छा होती है उसके लिए। तो लेके जाने की इच्छा में एक तो अपने को फ्लावर्स नहीं लेके जाने चाहिए। कोई अच्छा सा गुलाब का फूल है कि माला है, कभी मत लेके जाइएगा, क्योंकि उस चीज से इन्फेक्शन का डर रहता है, तो उस चीज को तो अवॉइड कीजिएगा। अभी ज्यादातर जो लोग लेके आते हैं वो लेके आते हैं खाने पीने की चीजें, ठीक है? उसके अंदर में भी जो पेशेंट फीडबैक है मेरे पास में वो ये है कि सर लोग ले तो आते हैं खाने के लिए, लेकिन उसके अंदर में फिर खाने का ले आते हैं लोग बाग, और फिर इंसिस्ट करते हैं कि वहीं पे खाऊं और उनके सामने खाऊं और इतना नहीं और उतना खाऊं। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है उसको उबकाई के जैसा लग रहा होता है, उसको नौशिया के जैसा लग रहा होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, आपके आने के आगे ही उसने कुछ खाया होता है, तो उस समय कृपया करके इंसिस्ट नहीं करें कि नहीं मैं लाया हूं तो मेरे हाथ से खाने का है। जाहिर है आप लेके गए हैं, उसके पसंद की चीज लेके गए हैं, तो फिर उसके टाइम से खाने दीजिए उसको, आपके टाइम से नहीं, है ना? तो ये थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए, कि खाने की चीज आपको उसके साथ में लगाव है, जरूर लेके जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा उसके में भी जो है एहतियात ये रखना है कि उसको अपनी मर्जी से और जितना उसकी इच्छा हो उतना खाने दीजिए।
राइट। अगर वो नहीं खाता है आपके हाथ से, अगर वो कहता है कि नहीं ये मुझे आजकल नहीं अच्छा लगता, नहीं कुछ होता, तो वो आदमी नखरे नहीं कर रहा है। लेट मी टेल यू, कीमो देने में, कैंसर ट्रीटमेंट से, कैंसर की जो दवाइयां देते हैं उनकी वजह से जनरल एटीट्यूड जो उसका मरीज का हो जाता है, जनरल जो इंटरेक्शन उसका होता है अपने साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, खाने पीने की चीज़ों के साथ में, कई चीज़ें अच्छी होती हैं जो आगे अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगती, उसको नहीं खाता वो, उसका स्वाद बदल जाता मुंह का। आगे शायद उसको मिठाई अच्छी लगती होगी, बट नाउ ही कांट स्टैंड साइट ऑफ स्वीट्स, ऐसा भी होता है। तो या फिर के पहले पे आस्क है के लिए एक अच्छी चॉइस है, मतलब एक अच्छा उसमें भी तरीका है उसको कहने का कि मैं जैसे मिलने आ रहा हूँ, क्या लाऊं तेरे लिए बता दे, जो तू खाए वो ले आ। इट्स गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज बिटवीन यू एंड द पेशेंट कि भाई जा रहा हूँ मिलने के लिए और मैंने उसके लिए ये लेके गया। तो अपन ने एक तो ये देखा कि उसके लिए गिफ्ट्स में, अब गिफ्ट में तो आपकी जो मर्जी है सो ले जाइए भाई, उसका तो कोई मना ही नहीं है। देन अवॉइड फ्लावर्स, और अगर खाने की चीज लेके जाते हैं तो उससे आस्क हिम कि क्या लेके आओ। एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा, नाउ दैट वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द डिस्कशन, इज व्हेनेवर यू गो टू कैंसर पेशेंट, राइट, कैंसर पेशेंट मैं इसके अंदर में क्वालिफाई नहीं करूंगा आगे कि आपका दोस्त है कि रिश्तेदार है कि पड़ोसी है कि जान पहचान का है, राइट। आई विल नॉट से डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि उससे भी बड़ी चीज है जो आप लेके जा सकते हैं उसके पास में, ऑफर इन हेल्प, ऑफर इन सम हेल्प। इतनी सी हेल्प भी काफी होती है कि उसकी वाइफ को कहना, उसके भाई को कहना, उसके किसी और को कहना कि जिस दिन आपको 2 घंटे के लिए बाहर जाना हो, कॉल मी इन, आई विल सिट विथ हिम, आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं इस आदमी के साथ में बैठ जाऊंगा। जिस दिन भी आपको बाहर जाना हो, शाम को, सुबह, दिन के अंदर में आपका जो टाइम हो, ये उसको जरूर दीजिएगा। बिकॉज आई हैव हैड द फीडबैक, लोग कहते हैं कि सर 6 लोग एक साथ आ जाते हैं संडे के दिन को, जबकि ऑलरेडी घर में 4 लोग आए हुए होते हैं रिश्तेदार, और यही 6 लोग अगर रोज शाम को अगर 1-1 घंटा करके आए तो इनका भी टाइम निकल जाएगा और हम भी कुछ किचन में काम कर लेंगे, राइट। तो स्प्रेड आउट योर विजिट्स, या अगर आपको स्प्रेड आउट अगर कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं, अगर जाते हैं घर पे तो आस्क हिम कि अगली बार कब आओ, अगली बार उस दिन चाहिए जब उसको जरूरत हो आपके विजिट की, जब ये नहीं आपका मन किया उस दिन नहीं, जिस दिन उसका मन किया उस दिन चाहिए, तो उसके हिसाब से काम होगा। ऑफर इन हेल्प, आप लोगों को 1-2 घंटा बाहर जाना हो, मैं आके बैठ जाऊंगा, अगली बार इनको अस्पताल जाना हो मैं अपनी गाड़ी में ले चलूंगा, या मैं चला जाऊंगा इसके साथ में, इनके कहीं से एक्सरे की रिपोर्ट कलेक्ट करके लानी हो मैं ले आऊंगा रिपोर्ट जाके। ऑफर स्मॉल हेल्प्स, इट वर्क्स अ ग्रेट डील। और स्पेशली आजकल जो सिचुएशन है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक घर में 2 लोग 3 लोग से ज्यादा होते नहीं है, एक आदमी बीमार हो जाता है उसके अंदर में से, तो फिर मैन पावर कहाँ से आएगा? वो मैन पावर ऐसे आएगा, मेरी तरफ से और आपकी तरफ से मैन पावर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस बारे में अबाउट इंटरैक्टिंग विद अ कैंसर पेशेंट, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर में, अभी अगली मीटिंग में वापस बात करेंगे। इस बीच में एनीबडी फॉर अ लास्ट कमेंट, अ लास्ट पार्टिंग शॉट? डॉक्टर करिश्मा, वी वुड वांट टू हैव one last word from you, maybe, if you're still there. Yes, sir. So it's like since I have experienced cancer patients who were in my close very relationship, the one thing I would suggest, if anyone means once we see like a patient is cancer detected, everyone coordinates. अरे आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, और डॉक्टर ने क्या बोला, आपकी तबीयत कैसी है। I think we should stop this asking again and again, because एक पेशेंट एक ही जवाब दे दे के थक जाता है, he requires something new. So it's better if you call, don't ask कि क्या बोला डॉक्टर ने, उनको ऐसा कुछ बोलो कि वो और लाइफ लिविंग के लिए
ये करे, rather than reminding him he is having cancer. It will be better if we talk ki something like, अरे आज के न्यूज में तुमने देखा, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, so that the mind gets diverted apart from realizing that patient again that he is having a cancer. और बातों बातों में आप जान सकते हो, क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला आप उनके फैमिली मेंबर से तो पूछ सकते हो, बट एटलीस्ट वी शुड हैव समथिंग लाइक वी शुडंट डायरेक्टली आस्क द पेशेंट कि आपका क्या है क्या नहीं है. सो दैट वुड बी माय सजेशन. अग्रीड करिश्मा. आई थिंक आज की मीटिंग को एकदम से अगर किसी ने बहुत अच्छे से समअप करा है तो वो आपने करा है. इट्स सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. डॉक्टर दारुका, मैं आज शाम को आपके फोन का वेट करूंगा. एंड थैंक यू डॉक्टर काबासी, मुकेश भैया, भाभी, Dr. Mangal. I hope it was useful for you, and so also Dr. Karishma and to Nikhil. Definitely, sir. Thank you very much.